यही तो सोचते हैं हम लोग सारे। अगर हम पहलू के मरने पे एक हो जाते, अखलाक के मरने पे एक हो जाते, जुनैद भाई के मरने पे एक हो जाते, तो आज आसिफ भाई हमारे बीच में होते। लेकिन सोचते क्या उनका मरा हमारा, आज भी लोगों ने यही सोच, भाई उसका मरा हम क्या करें। भाई अपने समाज के लिए हमें लड़ना होगा, अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमें लड़ना होगा। हमारी कुछ गुजर गई, कुछ गुजर जाएगी, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे बच्चे घरों में, उनके बारे में सोचो। भाई नौजवान साथियों, मैं इन बुजुर्गों को बताने का काम करता हूँ, जिधर जवानी चलेगी उधर ये कारवां चलेगा। मैं आप सभी को बताने का काम करता हूँ कि सारे भाई, अभी हम राय मशवरा लेंगे अपने बुजुर्गों से। अगर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। आप लोगों की जरूरत है, मैं या कोई मैं तो अकेला नहीं कर पाऊंगा, हम सबको करना पड़ेगा। आसिफ भाई को अगर न्याय दिलाना है, मेरा खून तो भाई उबाल मार रहा है, तुम्हारी मुझे पता नहीं। कुछ लोग मेवात के अंदर, मैं बताने का काम करता हूँ, कुछ मेवात के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमें झुकाने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी को अवगत करा देता हूँ, मेवात के अंदर समाज सेवियों ने अपना बहुत कुछ खोया है। उनके ऊपर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कि लोग उनके ऊपर छीटाकशी करते हैं। अरे तुम जब वो काम करते हो, उनको तो करने दो कम से कम। मेवात के अंदर बहुत सारे संगठन हैं जो हमारे मेवाती भाइयों के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं। करते क्या है, खुद तो करते नहीं है, दूसरों को भी काम नहीं करने देते हैं लोग। तो मेरी सभी भाइयों से एक दरख्वास्त, एक अपील है कि हमें आसिफ भाई को कैसे न्याय दिलाना है। उसमें दो चीजें हैं भाइयों। वो कहते हैं कि संदीप मौका वारदात पे नहीं था, मानते हैं वो बोल रहे हैं कि बर्थडे पार्टी में था, जो भी था, लेकिन जो बर्थडे पार्टी थी वही सब लोगों ने षड्यंत्र रचने का काम करा। और आसिफ भाई की जो ये इतनी खतरनाक जो हत्या करी उन भेड़ियों द्वारा, ये वही से की है। तो मेरे यहाँ पे कुछ संगठन भी आए हुए हैं, कुछ हमारे वकील साहब हैं, कुछ बड़े वकील हैं, कुछ छोटे। उन सभी से मेरी एक राय, मेरा मशवरा है कि जो आसिफ भाई का जो जहाँ पे इन्होंने उठा के जहाँ से इनकी हत्या करी गई, तो आप, मैं तो वकील साहबों से कहूंगा कि आप उस पर एक्शन लें। एक कोल्ड डिटेन होती, जो लोकेशन होती है, राशिद भाई भी थे वहाँ, मरूम आसिफ भाई भी थे, उनकी लोकेशन अगर मैच होगी तो दोषी ठहराएंगे। और जो बाकी काम है, हमारे वकीलों का पैनल बना हुआ है मेवात में, इनको हमसे ज्यादा बेहतर पता है, और बाकी हमें इनका साथ चाहिए और आप सभी का साथ चाहिए आसिफ भाई को न्याय दिलाने के लिए। अगर किसी भाई को कुछ कहना है तो अपना वक्तव्य आगे यहाँ कहे और आसिफ भाई को न्याय दिलाने का काम करें। और पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई पंचायत नहीं है भाई, ये मीटिंग है, एक राय मशवरे के लिए। अगर हम महापंचायत करने का काम करेंगे तो मेवात के सबसे बड़े काम में महापंचायत करेंगे, और हजारों में नहीं लाखों में लोग आने का काम करेंगे। पंचायत नहीं चल रही, मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ, सिर्फ राय और मशवरा है। पंचायत में कोई 200-300 लोग नहीं आते, पंचायत में तो लाखों में आने का काम करेंगे लोग। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें प्रशासन से या तो कोई कमेटी बनाई जाए, चाहे 100 बंदे बने, 50 बंदे बने, 10 बंदे बने, वो प्रशासन से जाकर मिले, उनको अवगत कराएं कि जो एफआईआर में जो 14 नाम जाते हैं उनमें से 4 जो नाम जाते हैं वो क्यों छोड़ा गया, वो भी बताएंगे अपनी तफ्तीश में। उन्होंने अपनी तफ्तीश करी है और हमारे वकीलों से, मुझे सूत्रों से पता लगा कि हमारे वकीलों ने कार्रवाई भी कर दी है शुरू। तो मैं सभी भाइयों से कह रहा हूँ कि आसिफ भाई के न्याय दिलाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम साथियों, सबसे पहले तो मैं नौजवान साथियों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आसिफ के मामले में कार्रवाई की। हमारे यहाँ होना तो एक मसला है कि हमारा अपना खून का रिश्ता भी है। आसिफ हमारे परिवार से मेरा करीबपुर में हमारे यहाँ आ गए। सर जी थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो। मैं पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरा नाम जफर मेव यदुवंशी है, फेसबुक पर आप देखते होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा है जो राष्ट्रीय लेवल पर, उसका मैं एक वहाँ अहम जो जनरल बॉडी है, जनरल बॉडी का सदस्य भी हूँ। और पलवल मोर्चा है, वहाँ भी मैं उसका सदस्य हूँ और संयुक्त किसान मोर्चे में अपनी भागीदारी की है।
तो मैं थोड़ा सा अपनी इस मसले पे आता हूँ, इस मुद्दे से। तो मुख्यतः यहाँ आने की दो बड़ी वजह मेरी यहाँ रही आने की। एक तो हमारे सामने आसिफ वाला मामला है ही, दूसरा एक और जरूरी मसला है, मेडिकल कॉलेज में जो मसला हुआ था, वहाँ नौजवानों का एक स्तर है, वहाँ एक समूह इकट्ठा हुआ था। उसके बाद जैसे भी हालात पैदा हुए, मुकदमा दर्ज हुआ और सारे हालात हमारे सामने हैं। इस तरह की दोबारा हरकत ना हो जाए, नौजवान हमारे नौजवानों के साथ फिर वही धोखा ना हो जाए, फिर उसी जाल में ना फंस जाए। एक ये मसला भी है कि दोनों अहम पहलुओं पे नजर रखनी जरूरी है। और सबसे पहले मैं जो मेडिकल कॉलेज वाला मामला है वो जरूर अपने नौजवान साथियों की नजरों में जरूर लाना चाहूंगा, क्योंकि एक जाल था, वो एक पूरा का पूरा एक षड्यंत्र था जिसमें हमारे नौजवान साथी बहुत अच्छी तरह से फंस गए थे। ये सारे के सारे मसले, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आसपास कहीं भी कोई मसले हो रहे हैं उन पे बहुत गहरी नजर रखे हुआ है। यहाँ का सारा मसला, क्योंकि हम कमेटी के मेंबरान भी हैं, तो राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर दर्शन पाल जी, उनके सामने मैंने आसिफ का मामला भी, ये एक मामला ये है हमारा जो हमारे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, दूसरा मामला मेडिकल कॉलेज वाला है। ये दोनों के दोनों मामले मैंने वहाँ डॉक्टर दर्शन पाल जी के सामने रखे, दोनों मामलों पे, क्योंकि जिस तरह मेडिकल कॉलेज का मामला है, इंसिडेंट पहली बार यहाँ नहीं हुआ है। इस तरह के इंसिडेंट पूरे के पूरे हरियाणा में लगभग 15 से 20 इंसिडेंट हो चुके हैं। इंसिडेंट होने की वजह क्या है वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सरकार किसान आंदोलन पर उनका ध्यान है, और किसान आंदोलन को जो ताकत मिल रही है वो नौजवान साथियों से मिल रही है। सरकार का पूरा प्रयास है किस तरह नौजवान साथियों को मुख्य मुद्दे से, किसान मूवमेंट जो चल रहा है वहां से उनको हटा के दूसरे मुद्दों पे केंद्रित किया जाए और उनको फंसाया जाए, बहुत अच्छे से उनको इस तरह फंसाया जाए। पहले जो मेडिकल कॉलेज वाला मामला है उसमें 4-5 रोज पहले भी ये मशीनों वाला मामला हो चुका था। तो खट्टर साहब ने पूरे हरियाणा का विचरण किया था, सभी शहरों में गया था, हिसार में भी गया, हमारे मेवात में भी गया, और भी जगह गए हैं। आपने देखा होगा जहाँ खट्टर साहब गए हैं सब जगह यही हालात पैदा हुए, तार में भी यही हालात पैदा हुए, बाद में टोहाना भी यही हालात पैदा हुए। यहाँ स्थानीय जो प्रशासन है, डीसी, एसपी, उनसे बातचीत करने के बाद इन चीजों को कार्यान्वयन करने के बात हुई कि किस तरह हम नौजवानों को दोबारा दूसरी जगह उनको शिफ्ट करें। और इस सारे में जो सारे हालात पैदा हो रहे हैं, कुछ हमारे अपने स्थानीय नेता जिनकी कीमत एक चाय से ज्यादा नहीं है, इनके पास बैठने के बाद उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, और बहुत ही चालाकी से जज्बाती मुद्दा बना के सारे के सारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज पे बुलवा लिया। मेडिकल कॉलेज के उस जाल में फंसने के बाद जो सारे हालात पैदा हुए, क्योंकि एक बुना हुआ जाल था और हमारे नौजवान साथी वहां पहुंच गए। उसके बाद फायरिंग हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, 379 का डकैती का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, 307 का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, और 10 नौजवानों को मौके से पकड़ के ले गई। मुख्य मकसद उनका क्या है, जिस तरह रात को नौजवानों को निकाल के थाने में पीटा गया, मुख्य मकसद उनका है कि किस तरह मेवात के नौजवानों को हतोत्साहित किया जाए, क्योंकि मेवात के नौजवानों का जिस तरह की भागीदारी पूरे के पूरे किसान मूवमेंट में सब में चल रही थी, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। इसीलिए दूसरी चिंता आसिफ वाली थी। पहली चिंता जब डॉक्टर दर्शन पाल जी की समझ में आ गई, मैंने भी उन्हें बताया कि इस तरह का ही मामला है, इसमें क्या किया जाए, क्योंकि किसान मूवमेंट के अंदर इससे पहले हजारों मुकदमे, लगभग 2-3 हजार मुकदमे तो हमारी नजरों में जो दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उसमें किसान मूवमेंट का सबसे पहले डिमांड, जिस दिन हमारी बातें मानी जाएंगी, यही होगा कि ये मुकदमे कैंसिल हो। एनआरसी और सीए के जरिए भी यही हुआ था, मूवमेंट खत्म हो गया, लेकिन मुकदमे आज भी बंधे हुए हैं। हमारे नौजवान साथी और हमारे बुजुर्ग आज भी धक्के खा रहे हैं। ये तो 379 और 307 की संगीन धाराओं का मुकदमा है। अगर ये भी इस तरह लटके रहेंगे तो हमें बाद में बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। डॉक्टर दर्शन से और वहाँ की जो हमारी कमेटी है वहाँ ये बात रखी, ये सारा का सारा किसान मूवमेंट को भटकाने के लिए एक जाल था जो मेडिकल कॉलेज में बुना गया। इसको एक तो आप अपने संज्ञान में लाएं, सबसे पहले संज्ञान में लाने के बाद इसको राष्ट्रीय स्तर पर रखें, और मुझे पीसी में मौका दिया जाए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय स्तर पे वो सारी बात रखी। इससे फायदा क्या होगा, कल को जो हमारे मामला फिर दोबारा जिस दिन किसानों का मूवमेंट निपटेगा, ये केस साथ के साथ निपट जाएगा। 379 का ये सारा मामला अगर हम यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरी बात क्या हुई थी डॉक्टर दर्शन पाल की तरफ से कि आप यहाँ जाके ग्राउंड लेवल पे ये चेक करो कि आसिफ मामले में क्या चल रहा है और इस मामले में हम क्या कर सकते हैं। दोनों मामले को लेके बात ये हुई, ये तय हुआ संयुक्त किसान मोर्चे में कि जिस तरह का मूवमेंट हिसार और टोहाना में किया है, उस तरह का एक मूवमेंट
पलवल और मेवात को दोनों को जॉइंट मिला के नहीं हम कर सकते हैं। और जो झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और जिस तरह का जो प्रशासन ने एक रवैया अपना रखा है, आसिफ एक मामला है ही हमारे साथ चल रहा है, आज पुराना जमालगढ़ का मामला भी आप लोगों के सामने आ चुका होगा। ये एक सिलसिलेवार तरीके से प्रशासन एक कार्रवाई कर रहा है, किस तरह मेवात के नौजवानों में डर इस डर को खत्म करने के लिए पलवल और मेवात की एक वीडियो शेयर करते रहे सभी दोस्त। इन झूठे मुकदमाओं को खत्म करने की बात है। साथ साथ में आसिफ का मामला भी बेहतर यह होगा जो गलती इंड्री में हुई थी, क्योंकि इंड्री में कुछ साथी बल्कि उस कमेटी की जो उस पंचायत की सदारत भी की थी, वो साथी हमारे साथ पलवल की जो हमारी किसान कमेटी है, किसान मोर्चे की कमेटी है, उसके सदस्य भी हैं। ये बात भी डॉक्टर दर्शन पाल की मैंने नजर में लाई, क्योंकि कुछ अहम जिम्मेवारियां उनको देनी जानी थी कि जो साथी हमारे इंड्री में एक अलग पंचायत करते हैं, इंड्री की पंचायत का एक अलग रूप था, वो एक पंचायत एक विशेष वर्ग की गई थी। तो हम सभी साथियों के ध्यान रखना चाहिए और हमारे जो बुजुर्ग है वो भी ये ध्यान रखें, आगे जो हमारी पंचायतें हों वो पंचायत संयुक्त रूप से हों, 36 बिरादरी की हों, सबकी हिस्सेदारी उसमें बराबर हो। ऐसा कोई रूप ना नजर में आए ये लड़ाई अकेली मुसलमान या मेव की नजर आए, तो सबकी भागीदारी होगी तो लड़ाई हमारी आसान होगी, ये बेहतर रहेगा। और मैं आगे अपने साथियों को बताना चाहता हूँ, नौजवान साथियों को खासकर बताना चाहता हूँ, आसिफ के मामले से जुड़ी हुई बात बताना चाहता हूँ। उन्हें पुराना इतिहास जरूर पढ़ के देखना चाहिए। ये इतिहास की शुरुआत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सालाहेड़ी को उठा के देख लेना, गोपालगढ़ के मसले को उठा के देख लेना, वो मसले उठाए गए थे लेकिन बाद में बेचे भी गए थे। इसलिए नौजवान साथी जितने भी पुराने मसले हैं उनको जरूर पढ़ लें, क्योंकि इन मुद्दों को पहले बढ़ाया जाता है, बढ़ा के इनको बेचा जाता है, ये बेच ना पाए इसलिए नौजवानों की भागीदारी आगे आने वाली इन पंचायतों में होनी जरूरी है। वो अपनी आंखों से देखें, ये जो तुम्बलदारी जो नेता होते हैं ये आप लोगों को चढ़ा के एक मुद्दे को हाईलाइट करके उसके बाद उसे बेचते हैं। आसिफ का मामला इस तरह रह जाएगा, उससे पहले भी इस तरह के मामले आपने देखे होंगे, सालाहेड़ी का मामला भी ऐसे ही रह गया था। इसलिए दूसरी बात यह है, इतिहास को जरूर खंगाल के देख ले नौजवान साथी, जज्बात में ही ना रहे। जज्बात के मामले में अगर आप बह जाओगे तो जैसे मेडिकल कॉलेज के मामले में आप अंदर हो गए थे इस तरह रह जाओगे। चालों को समझने की जरूरत है और समझने के बाद जब आप कार्रवाई में उस मामले में आते हो, उस कार्रवाई में आप अपनी भागीदारी तय करो। आपकी भागीदारी उसके अंदर होनी चाहिए जिससे उन काली भेड़ों को आप पहचान सको जो काली भेड़ें आपको बेचती हैं। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरे जो नौजवान साथी जिनका खून बहुत उबाल मार रहा है, जो इस पागलपन में आगे आना चाहते हैं, क्योंकि कौम की आगे तक जो रहनुमाई करता है एक पागलपन है, उनको पता होना चाहिए, इतिहास को पहचान लें। इससे पहले बहुत से पागल ऐसे पैदा हुए हैं जिन्होंने रहनुमाई करी है और इसकी कीमत बहुत बड़ी अदा करनी पड़ती है। कॉमरेड इस्लामुद्दीन और डॉक्टर सुभान का इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। अगर संगठनों की बात करें तो 1970 के दशक में माइसो ही एकमात्र संगठन हुआ है। उसके बाद आज तक 80 के बाद कोई संगठन पिछले 40 सालों में इतना मजबूत नहीं हो पाया है जो मेवात की रहनुमाई करे। मेवात की रहनुमाई माइसो ने की थी। डॉक्टर सुभान का आज भी जीवित हैं। कॉमरेड इस्लामुद्दीन की मैं थोड़ी बहुत कहानी आपको जरूर बता देना चाहता हूँ। इस रहनुमाई में बहुत कीमत अदा करनी पड़ती है, ऐसी कीमत अदा करनी पड़ती है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया था और हतीम के थाने में ले जाया करता था, 77 की बात है, इमरजेंसी के दौरान की ये बात है। उटावड़ और रूपड़ा के और आसपास के बुजुर्गों को 2 ट्रकों में भर के लाया जाता था। भाई आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, हवा भी आएगी, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। भाई बैठियो, सीधे हो जाओ भाई, शेयर मारते रहे वीडियो को सारे साथी। हतीम के उन थानों की सारे साथी शेर मारते रहे वीडियो। कॉमरेड इस्लामुद्दीन को बाहर निकाल लिया जाता था और फिर जो ट्रकों में भर के लाए जाते थे बुजुर्ग और नौजवान साथी, उनको सामने खड़ा कर दिया जाता था। 13 दिन तक यातनाएं चलती रही थी। सुबह से उन्हें पीटा जाता था और जब तक पीटा जाता था जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते थे। इमरजेंसी 77 की यह घटना है। और फिर उनसे कहा जाता था देखो तुम्हारे नेताओं का ये हाल है। तो नौजवान साथी जो इस पागलपन में आना चाहते हैं इस चीज के लिए तैयार हो जाएं। इनाम नहीं मिलेगा, यहाँ ठोकरें मिलेंगी, जूते मिलेंगे, सिर्फ तुम्हें मिलेगा तो अपने दिल में तसल्ली मिलेगी कि कौन की खातिर हम कुछ कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ये पथरीला रास्ता है, इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। 27 सस्पेंशन, सरकारी नौकरी में 27 सस्पेंशन हुई थी उनकी। क्या जरूरत थी, सरकारी नौकरी कर रहे थे, इस सारे आंदोलन में उनको झोंकने की। इसके अलावा
6 नौकरियों से टर्मिनेशन, जहां नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था 77 के दौरान, जब नौकरी से निकाल दिया गया था। इसी नूह में, जहां नूह की हम बात कर रहे हैं, यही उन्होंने नौकरी को छोड़ने के बाद चाय का होटल खोला था। इसलिए बता रहा हूँ, ये तकदीर यहाँ बैठे हुए नौजवानों की हो सकती है। चाय की होटल खोली गई थी और उस चाय की होटल में जो चाय बनाते थे, एक तिजारा से विधायक हुए हैं, एक साथी बाद में एक यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर हुए हैं, और सैकड़ों साथी आपके यहाँ बैठे हुए नौजवान साथी होंगे, उनके परिवार में से होंगे जिन्होंने नौकरी अदा की है, लेकिन चाय की होटल पे बैठे थे। अपना ईमान नहीं खोया था उन्होंने, तो अपने ईमान को बचा के रखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी ये लड़ाई लड़ सकते हो। और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी ये लड़ाई आप लड़ सकते हो। इसके अलावा ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, जज्बात से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, अपने दिमाग खोल कर रखना पड़ेगा। अगर अपना दिमाग खोल कर नहीं रखा जाएगा तो तुम्हें फेंक दिया जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इन्हीं सब बातों को बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो अंधे कुएं में धकेल दिए जाओगे। और मेवात का मुस्तकबिल अगर बेहतर बनाना है, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ही अहम कंधों पे है जो तुम यहाँ आए पड़े हो। ये तुम्हारी चिंता है जो तुम यहाँ आए हो। उसी चिंता को अगर बरकरार रखना है तो आगे का भविष्य तुम्हें पता होना चाहिए, इसके बाद अपना कदम उठाना, नहीं तो हालात और ज्यादा बदतर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम पड़ोस के अपने जिलों को देखें, अगर पड़ोस के जिलों को देखें वहाँ हालात ज्यादा बेहतर है। हिसार में किसान मोर्चे के जरिए हमने आसानी से अपने मुकदमे कैंसिल करवा लिए। टोहाना में हमने सरकार को दोबारा से झुका के दिखा दिया। यही काम पलवल और मेवात में एक साथ हो सकता है। दोनों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों को साथ लेकर चलने की जरूरत है, अकेले नहीं चलना है। ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, ध्यान रख लेना। ये 36 बिरादरी की लड़ाई है। हम पहले इसके बिल्कुल इसके सबसे ज्यादा आगे टुकमा है, हम बन रहे हैं, लेकिन जाट भी हमसे पीछे नहीं है। अगर सारे हालात देखें तो उनके हालात भी बदतर हैं। और अगर हम सैकड़ों सालों को इतिहास उठा के देखें, शायद भीम आर्मी के कुछ सदस्य यहाँ बैठे हैं, शेड्यूल कास्ट का, दलितों का इतिहास आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके अगर उससे तुलना की जाए तो हमारे हालात अभी इतने बदतर नहीं हुए हैं, लेकिन आपका भविष्य दलितों की तरह ही होने जा रहा है अगर आपने शुद्ध नहीं ली तो। इसके साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। सारे दोस्त वीडियो को शेयर करते रहें, सभी भाइयों से गुजारिश है वीडियो शेयर करते रहें, जैसे जैसे देखो बराबर शेयर करो। थोड़ा तेज बोल भाई। सर जी थोड़ा तेज बोल। हो जाएगी तेज। ना मैं हिंदू की बात करूं ना मैं मुस्लिम की बात करूं, हमारी लड़ाई इंसानियत की है। तो इंसानियत के लिए हम संविधान के दायरे में रहते, जो आपने बताया कि ये एक मशवरा है। मशवरे में क्या होता है कि हमने कोई हुक्म नहीं होना है, कुछ ऐसा नहीं करना है कि कोई काम गलत हो जाए। हमारे साथ वकील साहब भी है और ये बहुत बड़े बड़े साथी भी हैं, लेकिन जिस भी तरीके से हमें आसिफ भाई के इंसाफ मिले, हम उस लड़ाई को उसी तरीके से लड़े, चाहे धरना की वजह से, चाहे प्रोटेस्ट की वजह से, जैसी भी लड़ाई में सब भाइयों की जरूरत होगी। मैं अपने बड़ों को एक वादा कर रहा हूँ कि हमारे युवा आपके साथ कंधा मिला के चलेंगे और आपसे आगे नहीं चलेंगे, लेकिन मैं अपने बड़ों से भी एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको ना पार्टियों में ना संगठनों में बनना होगा, एक होकर चलना पड़ेगा, तभी हम युवा आपके साथ रहेंगे। सारे दोस्त शेयर करते रहें वीडियो को बराबर। पार्टियों में या संगठनों में या जाति बिरादरियों में बटोगे तो फिर हम भी आपकी तरह एक दूसरे को डिवाइड कर लेंगे। किसी के साथ कोई किसी के साथ अटैच हो जाएगा, कोई किसी के साथ अटैच हो जाएगा, लेकिन जब आप एक साथ होकर चलोगे तो इंशाल्लाह मेवात का युवा आपके साथ मेवात यहाँ लगा ले नहीं होगा जहाँ आप बुलाओगे, ऐसे भी किस तरीके से आपको बुलाओगे। मैं मेवात के युवा की तरफ से आपको जो ऑप्शन देना चाहता हूँ कि मेवात का युवा कहीं भी आपसे बिना पूछे बिना इजाजत कोई भी ऐसी कार्रवाई या कोई भी ऐसे फंक्शन में हिस्सा नहीं लेगा कि आपको दुख दे परेशानी हो, लेकिन आपको एक होना पड़ेगा। सारे संगठन, सारी जो पार्टियां वगैरह जो भी छोड़नी पड़ेगी, मेवात के लिए खुदा के वास्ते एक हो जाइए। ये हालात बहुत बदतर हैं। आज आसिफ का मामले के लिए हम लड़ रहे हैं, हो सकता है कल जमालगढ़ वाले मामले के लिए लड़ना पड़े, क्योंकि वहाँ भी एक नौजवान की मौत हो चुकी है। अगर यही हालात हो गया तो कल हो सकता है हमारा भी
हमारा बड़ों से यही कहना चाहता हूँ, सही दिशा में लेकर हम युवाओं को मांग करें और इस लड़ाई को जीतें। सारे दोस्त बराबर वीडियो को शेयर करते रहें प्लीज। देखो जी, सबसे पहले हमें जो है ना इंसानियत सिखाई गई है इस्लाम के अंदर। दलित हो, कोई भी हो, अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो उसके साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है। और प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, 50 आए, 500 आए, 5 लाख आएंगे आपके, ठीक है। आपका आसिफ का कत्ल करा है 15 भेड़ियों ने मिलकर, आपका 50 मिलकर मेरा भी कत्ल कर दे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सारे दोस्त वीडियो को शेयर करते ठीक हैं है। प्लीज। और हर मुसलमान भाई से कह रहा हूँ, जितने भी भाई हैं हमारे, ये ना सोचे कि हमें जो है आसिफ के साथ हुआ है हमारे साथ नहीं होगा। ये एहसास कर लो कहाँ से मोब लिंचिंग होती जो है मेवात तक आई है। इसी मेवात के लोगों से सुना था मैंने कि तो वहाँ की लड़ाई है, वहाँ की लड़ाई है, यूपी की है, दिल्ली की है, हैदराबाद की है। आज मेवात तक पहुंची है और अब सब घरों में पहुंचेगी। इसीलिए तैयार हो जाओ, बेहतर है। ये ना सोचे कि आसिफ का काम हो गया और हमारे इतना काम है, सिर्फ काम कर दिया। इस चीज का जवाब देना पड़ेगा अल्लाह ताला को कि तुम मुसलमान थे, इंसान थे। सबसे पहले इंसानियत ये सिखाती है कि तुम एक कमजोर का साथ दो। सिद्धा गुरु या आज हम गुज्जर अपने घरों मंजूर में आ रहा चैन से भाई, सो इसे रहे हैं। कमेंट में आसिफ भेज। के 3 बच्चे यतीम हो गए, उसका जवाब लिया जाएगा। इसको जवाब दे सिद्धा गुरु के गुज्जर नाम का लड़का आ रहा है और ये ना सोचे कि इसका हम आज जवाब दे। इकट्ठे हुए, 10 बार बुला जाएगा 10 बार आएंगे, 50 बार बुलाया जाएगा 50 बार आएंगे। अगर यहाँ तक की जरूरत पड़ी तो आसिफ ने अपनी जान की कुर्बानी दी, इंशाल्लाह हम भी अपनी जान की कुर्बानी देंगे। बस यही कहना चाहते हैं। तंसीर अहमद घोष फरीदाबाद। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मेरा गाँव जबपुर है, फौज के पास। और ये मेरे छोटे भाई नासिर है, जबपुर है नाम। एक तो बड़ी हमारे इतने बड़े मेवात में क्या चलना आदमी इतना होना शायद आदमी बहुत होना चाहिए। दूसरी दुख की बात इतना एक बात बताओ जी, वो एक छोटी शिकायत है। जब हमारे इलेक्शन हुआ तो हमारे नेता के हमें जरूरत बहुत पड़े हैं, तो हमारे नेता ने हमारी जरूरत कैसे ना है, इसका बहुत बात है। हमारे नेता ने हमारी जरूरत क्यों ना है आखिरकार? इतना बड़ा हादसा होने के बाद हमें जब वो इलेक्शन हुआ तो हम उनके लिए कट मर जाओ आपस में, तो हमारे लिए तो आई ना रही थी। बहुत बुरी बात है। मतलब हमने को छोड़ देना चाहिए ना, छोड़ देना चाहिए। इतनी बड़ी मसबा, इतना बड़ा कांड होने के बाद हमारे जो एमएलए यहाँ प्रेजेंट एमएलए हैं, जो और जो दूसरी पार्टी से हैं और जो जिला पार्षद लड़ते हैं, ये शाहरुख भाई रोमियो धोज से है। ये लड़का नासिर है जो जफपुरिया, उसके गांव का लड़का है। जब उनके इलेक्शन हुए थे हम आपस में कट मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए और कहा चंद मतलब आज 2-4 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 2 घंटे लिए हमारे बीच में नहा सके। सारे दोस्त वीडियो को शेयर करते हैं बराबर। दिल से कह रहा और ये हूँ, गुज्जर नाम का लड़का या रहा कसम कमेंट खा लो में कि उनके इलेक्शन में हम भी साथ ना रहे। अगर हमारे अंदर इंसानियत है तो। रही बात वाकई हमारे अंदर एक चीज बहुत बड़ी है, आज हम 10 लड़के जावे तो 100 ये सोच रहे थे कहा करेंगे मुझे। और यही हमारी कमजोरी, हमारी मतलब नामर्दानी की मतलब मिसाल बनी हमारे लिए। इतनी बड़ी मेवात क्षेत्र में कहा हम ये कहा कि एक पहले 500 लड़का है ना, होंगे बहुत होंगे। हर गांव में कम से कम 2-3 हजार लड़का तो रहे हैं। कहा चंद आदमी है पूरी मेवात के अंदर, और इनमें से बाहर से बंदे आए पड़े। तो हमारी कमजोरी की बात तो मेन तो यही है जी असली तो, क्योंकि हमारा जज्बा जो मर चुका है और आपस में एक दूसरे की बात करने से मर चुका है। एक में एक जानो 10 लोग कह रहे मत जाने कहा करेगा हूँ, और इतनी बड़ी ताकत किसी की ना तो हमें घोड़ खा जा। हम इंशाल्लाह बात खून के बने हैं, हमने तो घोड़ को खा ही ना सके। आज प्रशासन की बस यहाँ खड़ी है हरामजादों की। क्या उस दिन आए बहन का लड़ा जाने वहाँ पर बोल तो रहा गाली मत जा, ठीक है बैठ जाओ। पंजाब खुलेआम हमारी गाड़ी दी गई। मुल्ला ने कही कि छोरी चौधरी नू करने भाई प्रशासन को
सब बात हो जाएंगी सब मसूरा के लिए यहाँ राय लेने की राय मेरी ये है कि पहले अपने क्षेत्र जागरूक कर लो जी, अपने क्षेत्र जागरूक कर लो। जब हम तैयार हो जाएंगे तो फिर बाहर के हमारे साथ आएंगे। हम ही तैयार ना तो बाहर कोई ना। अब हम माहौल देख रहे, चंद आदमी क्या हमारे मेवात में आदमी ना है, हमारे आदमी क्यों ना हारे आखिरकार। और सबसे मेन चीज हमारे नेता क्यों ना हारे हमारे बीच में। उन्हें क्या काली मियाँ चीजें क्यों ना हारे, उन्हें क्या लालच इस चीज हमारे बीच में क्यों ना हारे आखिर हमारे नेता, जिनको हम चुनते हैं भरोसा करके, हमारे बीच में क्यों ना पहुंच रहा कभी। मेरी बात बस मेन चीज है हमारे नेता ने पहुंचनी चाहिए। आखिर उनने क्या काला मियाँ जो हमारे बीच में क्या दागे हैं किसी के भी, अपनी कौम के लिए कुछ नहीं, उनके पास वक्त नहीं है। वैसी को गलती हो तो मैं आपको चाहता हूँ। नसीम नाम है, जबकूर नसीम खान। मैं बोले एक बात, अरे वो सदर है यार, तू सदर साहब से इजाजत लेके बोले, कोई भी बोला बोले मतलब नियम को उल्लंघन मत करो। कोई गाड़ी नियम को उल्लंघन आया कुछ मत दिखाओ। बता बात ये है, हमारा भाई मरो, सबने देखो ऐसी कोई बात ना। कल वो छूट का आए हैं, उनके साथ संजय सिंह खुद खड़ो बिल्कुल, और उनकी नाड़ में मोड़ डाली जा रही है। ये बताओ भाई हमारा उम्र वो छोट कर खुशी मना रहे। अरे सब उनके लड्डू बट रहे, हमने अपने आंखों से देखो, मैं उनके बीच में रहूं ठीक है, ऐसे ढोल बजा के उन्हें ला रहे हैं। कितनी दुख की बात, हर युवा खड़ा होना पड़ेगा तो जब बात बने नहीं ना बने। और हमारे नेता हमारे बीच में ना रहे, उनको नेता तो उन्हें कातिलन के साथ खड़ो, मुलजिमन के साथ खड़ो, और हमारे नेता हक के लिए ना हर हमारी राय है जी, इन नए युवा है कोई सामने खड़े होकर जब बात बने। इसके लिए आसिफ के लिए क्या मांगते हैं आप सरकार से? हम तो ये न्याय मिले, जो मुलजिम उनको वापस लाया जाए। मेरा नाम नासिर, वो मुलजिम वापस आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा गाँव नहीं है और मेरा नाम अब्दुल हक है। मेरी हाथ जोड़ के सभी भाइयों से अपील है, देख रहे हो आप शुरू से हम लगे हुए हैं, हमारी औकात फिर हमारे अंदर हौसला छोटा मोटा। मैं सभी भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ, हमारी ये पंचायत नहीं है, ये यहाँ पे मशवरा के लिए बुलाया गया है और राय के लिए बुलाया गया है। पंचायत जब होगी, जब हमारे बुजुर्ग और हमारे बड़े बोलेंगे ना, तो इंशाल्लाह हमारी पंचायत भी देख लेना फिर तुम, ठीक है। और जो भी भाई बोले 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए गलत बात ना करें और सोच समझ के बोले, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करनी, हमें अपने आसिफ भाई के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके मशवरे के लिए बैठे हैं। तो जो भी भाई बोले तो सोच समझ के बोले, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलना चाहूँगा। बोल भाई। हाँ भाई बोल। मेरा नाम आसिफ अली है और मैं अडर गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं इस पंचायत के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार आसिफ के साथ मोहम्मद सिंह हुई है, इस प्रकार से आसिफ के साथ मोहम्मद सिंह हुई है, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि आसिफ के साथ तो हुआ है, कल ये हमारे साथ भी होगा। ये गलत हमें अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो कि आसिफ का गेल हुआ नहीं। आखिरकार कब तक हम ये चूड़ियां पहले बैठ रहेंगे हाथों में? हमें जागना होगा। और जब नाच वगैरह होते हैं वहाँ सब के सब पहुँच जाते हैं। अगर ये थोड़ी सी जो मीटिंग हुई है, यहाँ क्यों नहीं आए आप? और बात रही मेवात नेताओं की, जब रैली वगैरह होती है तो सबको घर भेजता है कि चलो रैलियों में चल रहे हैं। मैं मेवाती नेताओं से एक बात कहना चाहता हूँ, अगली बार रैली वैली वगैरह के लिए भेज मत देना, बस इतने कह रहा हूँ। हमारी कौम को छोड़ो, पहले इंसानियत होती है, ठीक है। निकिता बहन मरी थी, हमने आवाज उठाई थी। आसिफ भाई मरा, हम आवाज उठा रहे हैं। और बहुत हमने आवाज उठाई, हमने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। मैं बस सरकार से एक ही मांग करना चाहूंगा, जितनी जल्द हो सके आसिफ भाई को इंसाफ दो, ताकि माहौल खराब ना हो। बस बहुत बढ़िया। हाँ सदर साहब बैठो। आप सब पता है, आसिफ भाई मेरे दोस्त भी है, अजीज, मतलब भाईचारा बहुत अच्छा हो। यहाँ मैं आप सब पता है 25 से 30 लड़के हैं, जिनमें से इन्होंने लिखवा 14-15 इनको नाम, बाकी अन्य होंगे चीज का मैं ना पता। उनमें सुबह 4 इन्हें छोड़ दी। सब पता ये चीज की, एक तो जी हमको यह चीज को जवाब दे दे। मैं एसपी साहब ऐसे सब कहीं बेस पे छोड़ गए हैं। जब हमारा भाई राशि के बाद कह रहा है कि भाई वो ढे मारने में फिर वो छोड़ दिए। ऊपर से कुछ लोग ऐसे हैं गाँव में भाई अभी पकड़े ना गए, जैसे अडवाणी ना पकड़ गए भाई अभी, और भी 1-2 नाम है, नत्थू बल्ला है, वो भी अरेस्ट ना हुए हैं।
भाई हमको यह चीज एक बात बता दो, कहा मतलब हम मुसलमान ऐसे हो गए, मतलब नाइंसाफी हो गई हमारे साथ बिल्कुल। हम मैं सबसे यह बात कहना चाहूँ भाई, कहा हम इंसाफ ना मांग सके सरकार से भाई, इंसाफ हमें इंसाफ चाहिए भाई। वो 4 छोड़ गए, कहीं बेस छोड़े, पर यह बात तो धरी जावे एसपी साहब के सामने, बेस बता दो जी किस बेस पे छोड़ो। हमारा भाई कह रहा है, जो आसिफ के साथ राशिद भाई है, वो खुद कह रहे हैं संदीप ने देखो हो, और फिर एसपी साहब ने कह रहे ना जाइए छोड़ दियो, ये गलत काम हो रहा है जी बिल्कुल हमारे साथ। अब ये हो रहा सिर्फ हमारे नेताओं की वजह से और हमारी कौम की वजह से, क्योंकि हम में ना है एक हो। मैं बताऊं जायज बात भाई आप सबको, और मेरी एक ही दरख्वास्त है, भी जो भी भाई देख रहा हो सुन रहा है, रिक्वेस्ट करो कि भाई इन्हें जल्द से अरेस्ट करो जावे, कैसे भी करके नहीं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर, जो मुस्लिम बाहर उन्हें पकड़ो जावे भाई। ऐसा तो सारे छूट जाएंगे, अब ना तो 6 महीने रुक के छूट जाएंगे, फिर कहा करोगे तुम ऐसे ही बैठ रहोगे भाई। ऐसा तो अगर तुम न्यू चाह रहे भाई सारे छूट जावे, तो वह फिर तो ऐसे ही मरेंगे सारे। आज आसिफ भाई संग हुए, कल और का एक साथ भी होएगा। तो भाई कुछ आदमी इनमें से 10-15 जो भी है मेन बड़े बुजुर्ग हमारे और जो नौजवान है, वो एसपी साहब के पास चलें और उनको यह चीज के बारे में पूछी जावे कि ये 4 किस बेस पे छोड़ गए, किस बिना पे छोड़ गए हैं। हमारा भाई जब गवाही दे रहा हो भाई, अगर मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो भाई मैं कोई टोक भी सके ही, बता दो जी आप। क्या नाम है? ईशा जी कलमल सदर खान पलवल जी, मैं जयगवार खान पलवलिया। अस्सलाम वालेकुम। शेर मारते रहे बराबर वीडियो को, बड़े की बात सुने दिल से। बोली है, बड़ी अच्छी बात बोली है। मेरा गांव धौज है, हाजी जान मोहम्मद मेरा नाम है, और हम अपनी तरफ से मेरी शायद 5-7 गाड़ी आई है हमारी उधर से, तो जो खोपर वो भी हमारे पड़ोसी है, सुरोई खोरी भी हम में सुई है। लेकिन हमने यहाँ आके देखा, एहसास किया है, और वो एहसास क्या देखा है? ये एहसास ये देखा है कि मेवात का गढ़ है। जब मेवात के गढ़ में मसूरा आदमी नहीं आ सके तो तुम लड़ाई कहाँ लड़ोगे? सही बात है जी, आप कहाँ लड़ाई लड़ सको तुम? क्यों ना आ पाए यार आप लोग? लड़ाई लड़ने के नूह लिए में तो बात लोहे का का गढ़ चना बताया जा रहा है, करते फिर हैं। आप लोग नहीं आ पाए भाई यार, बात क्या में बात? कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ता है। ये ना देखे कि यूं चूहड़ो है, अरे हम मेव है, बिल्कुल गलत। पर कनीज की लड़की के गले, इसके लड़का के गले कुछ हुआ और हम उठ के चले तो इंशाल्लाह हमारी अल्लाह मदद करेगा। और हम खाली अपने फंड रहे, हमारे नेता तक के हमारे गले ना, हम कहाँ लड़ाई लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? बस और इसी बात का है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भाई कोशिश करें, पहले अपने अल्लाह को मनावे, सबसे पहले अपने वाह को मनावे जो सारी दुनिया का बादशाह है। ये तो छोटे मोटे हैं, तो आज है कल ना है। पकड़ ले। मेरे दोस्त अगर यह हालात से चले तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अगर इन हालात चलोगे तो आपके तुम आधे आए, आपका आधे भी ना होगे। बैठी वासन में आप कहते थे आगे हैं, आपके इनमें स्वाद है आगे। कनेक्शन जोड़े अपने अल्लाह से, रात को तोहज्जुद पढ़ के इंशाल्लाह दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह पार जाएगी। ये हो ना सके अल्लाह हमारी दुआ कबूल ना करे। मेरा ये मशवरा है, अपने नेताओं को हालात भी अपने पता करो, भाई कहाँ अटक रहे हैं। बुलाए हो तो, और भाई बुलाए ना हो तो बगैर बुलाए आए ना, वो भी नेता है। अपने अल्लाह को ध्यान करें, तो अपने बड़े ने बुलावे भाई, उन्हें हम बना रहे हैं, उनके पीछे लड़ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, नाजायज काम कर रहे हैं, ये बुलाओ फिर ये पता चले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जयगवार खान पलवलिया हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने नौजवान भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो इंड्री में जो भी पंचायत हुई है या जो भी उन्होंने गलत लैंग्वेज यूज की है, आप कोई भी भाई वो चीज यूज ना करेगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है, उन लोगों ने ये बोला है कि मेवाती क्या है, तो उनको ये चीज दिखानी है कि वही मेवाती है जिनके डर से दिल्ली में अंग्रेजों ने दरवाजे बंद कर देते थे, इनके डरों से। और आज तुम ये क्या दिखा रहे हो, या 100-200 की भीड़ में आके बस। अगर यही चलता रहा ना, अभी तो शुरुआत है, अल्लाह पाक की कसम, अभी देखना तुम आगे क्या होता है। अगर तुम्हारे ये चलता रहा तो किसी एमएलए नेता की पार्टी होती है ना, रैली होती है, 100-200 गाड़ियां भर के जाती है,
और यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे? तो भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, भाई हर घर से एक सच्चा भाई बन के आसिफ भाई के लिए, इंसाफ के लिए आगे बढ़ो। नहीं तो ना अगला कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। तो भाइयों से यही रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है भाई? बैठ जाओ, बैठ बात तो सारी भाई ने बताई दी है। मेरे तो ना बस आप सब भाइयों के लिए एक मशवरा है, जो जुल्म जाती तो हमारे साथ होती रही यार, होती रहेंगी। आज भी हो रही है, आगे भी होती रहेंगी, पीछे भी होती रहेंगी। और हमारे धरना प्रदर्शन जलसा जरूर, और ये लड़ाइयाँ ये भी हमने देखा, ये होती रही यार, अब भी हो रही है, होती रही। मसला ये है मोटी मोटी सी, हमारा धरना प्रदर्शन कामयाब काहे ना होगा, उसकी कहा वजह कभी हमने चीज को गौर करी है? 34 में हमारा धरना प्रदर्शन इसलिए कामयाब नहीं होते कि हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। पुलिस ये चाहती है कि मेो कौम जो है ना, ये गुस्से में बहुत जल्दी आ जाती है। कोई ऐसा काम करो जैसे गुस्से में हो जाओ, और गुस्से में होते ही और हम जो है ना पुलिस के ऊपर पथराव कराओ, कोई ऐसे गाड़ी देंगे, पथराव करेंगे, और जिसकी वजह से पुलिस लाठी बजा दे, सब तितर बितर हो जावा। पीछे कोई है ना हमारे लीडर को पीछे, ना हमारे कोई और रहनुमा पीछे कोई हमारे लगे ना, इस वजह से सब बेचारे अपने अपने घर में घुस जावा, और वो जो है ना सारे हमारे जो आंदोलन वो फेल हो जाओ। इसलिए हम जा आंदोलन भी करा। अब देखो हमारे सामने किसान आंदोलन है, 6 महीने से ज्यादा हो गई इस आंदोलन, और 3-4 स्टेटों में तो ये बहुत भारी तरीके से है। हालांकि वो तो ये पूरे हिंदुस्तान में रहा है, खूब पुलिस की जांचती हुई है, लाठीबाजी भी हुई यहाँ, लेकिन ये आंदोलन कहाँ कामयाब हो रहा है? ये आंदोलन यह वजह से कामयाब हो रहा है कि ये आंदोलन शांति तरीके से चल रहा है। वो आपने कहीं नहीं देखा होगा किसी किसान को वो पुलिस के पीछे दौड़ रहे हैं, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं या लाठी बजा रहे हैं। अगर ये आंदोलन इस तरीके से हो जाता तो ये आंदोलन पहले ही फेल हो जाता। जबकि सरकार ये चाहती है कि इस आंदोलन को हम फेल करें किसी भी तरीके से। उन्होंने पूरे जोर लगा लिए कि इन्होंने उकसावा किसानों ने, किसी भी तरीके से इन्होंने इनको ऐसी बात बतावा, ऐसे इनको लगावा जैसे ये किसान उकस के नहीं, और ये जो है पुलिस से टकरा जावा, टकरा करके इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जावा, और यह आंदोलन फेल हो जाओ। तो आंदोलन का फेल होने का जो मुख्य कारण है वो यूँ है कि हम जल्दी आवेश में आ जाओ और पुलिस के साथ झगड़ो कर देवा, गाली गलौज कर देवा, पथराव कर देवा, और इस वजह से फिर पुलिस हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे, जो उनका मंसूबा होता है। पुलिस तो चाह रही है किसी तरीके से इनके ऊपर झूठा सच्चा मुकदमा दर्ज करके। अब वहाँ आवाज दबा दी, वहाँ मेडिकल कॉलेज में 6-7 बच्चे अंदर कर दिए, जो हमारे नए बच्चे जो सोशल वर्क करना चाहते थे, जो इस काम में आगे आना चाहते थे, उनके भी बेचारे वो भी मायूस हो गए, वो भी घरों में बैठ गए, या कभी कल को ऐसा हो जाए कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। तो इसलिए भाई कोई भी हम आंदोलन करा, शांति से करा, कोई टकराव पैदा ना करा। ये कोई आदमी यहाँ आए पड़े ना, ये मशवरा है, तो कम आदमी रहा। इन आदमियों में इतनी बड़ी ताकत है, ये आदमी अगर जितने ही आदमी भी होकर के सही एक तरीका से एक मुट्ठी बांध करके अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यह प्रशासन झुका देगा। अब रही बात ये केस ऊपर में थोड़ी सी 4-5 बात बताऊं, केस ऊपर 4-5 बात बताऊं। मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज होने के बाद में 12 आदमियों को पुलिस ने उठा लिया। 12 में से 2 आदमी ऐसे हैं जो शह देने में, वो कत्ल में ना हा, या और दिमाग में से निकाल ले। 2 आदमी में ऐसे हाँ वो 302 में नहीं लिए, वो शह देने में लिए। तो 12 में से बच के 10 में से 4 निकाल दिया, तो मुलजिम बच के 302 के 6, 8 ना बचा। 2 मुलजिम ऐसे पकड़ रखे हैं जिन्होंने अपनी जमानत उमानत ना लगाई है, वैसे हमें बहकाने के लिए कि हमने 12 आदमी पकड़ लिए। 12 आदमी में 10 आदमी है, 10 आदमी थे जो 302 के मुलजिम थे। 2 आदमी ऐसे थे तो 2 को शह देने में गिरफ्तार किया है। वो छोटी सी धारा है, उसमें बेल हो जाती, लेकिन वो जानबूझ के बेल नहीं कराई। तो मुलजिम कुल अब 6। अब 4 आदमियों को पुलिस ने क्यों निकाल दिया? ये तो मुद्दे ही बैठे, वो दूसरा मौके को गवाह बैठा।
ना तो इनको बुलाया, ना इनसे पूछा। पुलिस ने दबाव में आकर के जो एंट्री में पंचायत हुई थी, उस पंचायत के दबाव में आकर के 4 आदमी को निकाला, वो निर्दोष है। और बाकी अभी कहीं कोई ऐसे हालात ना बन रहा कि कहीं को ऐसा लग रहा हो कि औरों को भी ये पुलिस गिरफ्तार करेगी। 4 आदमियों को कल निकाल, 4 आदमियों को पहलवान सोना में, अरे चुप रहो ना, सत्य पहलवान, मेरे पास कल फोन आया था, हमारे बहुत सारे लोग जुड़े पड़े। कल उन चारों को फूलमालाओं से स्वागत किया उन लोगों ने, बहुत भारी तरीके से लड़का बताता फूलमालाओं से उनको स्वागत किया है, पुलिस का धन्यवाद किया है। और आगे उनका ये मशवरा है कि भाई किसी तरीके से अब जो गिरफ्तारी होली आगे वो कोई गिरफ्तारी नहीं होनी। इसलिए हमने इसमें एकता दिखा करके हमने इस लड़ाई को लड़ना है, लेकिन लड़ाई लड़ रही है शांति तरीके से। इसलिए सब भाइयों से मेरी ये दरख्वास्त गुजारिश है दोस्त वीडियो को बराबर शेयर करते हैं। संयम से अपना खून तो उबाल पर रखना है एक हद तक, लड़ाई तक, लेकिन हमने टकराव नहीं करना है। अगर टकराव हम करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। देखिए हम में और उनमें बहुत फर्क है। हमारी हालत उन आदमियों की नहीं है जो पंचायत में किस तरीके से बकवास करके फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर यहाँ एक आदमी भी बकवास कर दे तो पुलिस 10 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर देगी। आप बात को समझिए, हालात को समझिए। हमारी वो पोजीशन नहीं है तो उन आदमियों की पोजीशन है। वहां पर खुलेआम हमको धमकियां दी गई, खुलेआम मारना काटने की धमकी दी गई, हमारी बहन बेटियों के बारे में क्या क्या कहा गया, लेकिन एक भी किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्यों दर्ज नहीं हुई? क्योंकि वो सरकारी आदमी थे। हमारी हालत वो और हमारी पोजीशन वो नहीं है। हमारी हालत और हमारी पोजीशन ये, हम तब कामयाब हो सकते हैं तब हम अपने आप को पर धैर्य रखकर, अपने गुस्से पे काबू करके, और इस गुस्से को हमने अपनी ताकत बनाकर, गुस्से को ताकत बनाना है और अपने दिलों में इस दर्द को समझ करके प्रशासन से हमने शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई लड़ने के तरीके बहुत हैं। लड़ाई लड़ने के तरीके ये है कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिप्रिय तरीके से, हम थानों के सामने बैठ सकते हैं, हम एसपी साहब के सामने बैठ सकते हैं, डीसी साहब के सामने बैठ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो सदर साहब है वो आपको आगे की कार्रवाई बता देगा। बाकी मेरी तरफ से मेरी सब भाइयों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त ये है, आगे कोई हम धरना प्रदर्शन किसी भी तरीके से करेंगे तो शांति प्रिय तरीके से करेंगे। कोई पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ टकराव नहीं करेंगे। अगर हम टकराव करेंगे तो ये आसिफ की हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे, किसी भी सूरत में नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक अब्दुल्ला है। मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट चंडीगढ़। जटाना गांव मेरा। हाई कोर्ट बार में मैंने इलेक्शन जीता था वकीलों का। तो आप सबको, आप लोग ऐसे सोच रहे थे कि भाई ये हम लोग बहुत कम लोग आए हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कोई पंचायत नहीं बुलाई थी, हमने बल्कि मशवरा के लिए लोग बुलाए थे। तो हमें ये लगता है कि मशवरा के एतबार से आप लोगों की जो तादाद है वो काफी अच्छी है, बहुत सही है। दूसरी बात, जो आज ये स्थिति पैदा हुई है इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है, क्योंकि जितना हम लोग उस दिन इतना गुस्से में थे, सारी चीजें हुई, इतनी बड़ी तादाद में आसिफ भाई को लोग मिट्टी देने के लिए गए और लोगों ने बार बार ये कहा कि हम लोग जो भी आप लोग कुर्बानी मांगोगे परिवार से, हम लोग वो देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन परिवार ने हमेशा एक ही बात कही कि आप सब्र से रहिए और पुलिस अपना काम, प्रशासन अपना काम बहुत समझदारी से और बहुत सही से कर रहा है, हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन अभी असंतुष्टता की बात, अभी दुख की बात ये आई कि जब प्रशासन ने, जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद में 4 आरोपियों को निर्दोष कह के ये निकाल दिया। कानून है, निकाल सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी आपको क्या थी? ये सारी जो चीजें पंचायतें हुई उसमें इंड्री में, और सारा जो खेल रचा गया एक प्रायोजित था जो सरकार के कहने पर हुआ। हम इसलिए कहेंगे क्योंकि जो सबसे ज्यादा हेट स्पीच दिया, जो सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण दिया, कल उसको बीजेपी ने अपना प्रवक्ता बना लिया। तो जब ये 4 लोगों को इतना हड़बड़ी क्या थी आपको निकालने की? वो कोर्ट भी देखता, आगे कार्रवाई चलती रहती, कोर्ट में मामला जाता, गवाहियां होती, अगर कोर्ट को लगता कि वो निर्दोष है तो कोर्ट अपना काम करता। लेकिन पुलिस को इतने जल्दी क्या थी कि भाई आपने उनको 4 लोगों को निर्दोष करके बाहर निकाल दिया? क्योंकि अभी तो गुस्सा है, अभी तो मामला शांति भी नहीं हुआ है। आपको इतना जल्दी क्या है? क्या आप जानबूझ के ये सब कर रहे हो? क्योंकि उनके जो लोग हैं वो उनके ऊपर माला डाल रहे हैं। ये सब
भावनाओं को, दूसरे लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए चीजें हो रही है। इसलिए हम प्रशासन से सख्त ये मांग करते हैं कि ये जो चीजें चल रही हैं ये बंद करो। जो इसमें मुलजिम है, जो नामजद है, उनको गिरफ्तार करो, और जो अन्य लोग जो दोषी हैं उनको भी आप गिरफ्तार करो। और संभव हो सके तो ये 4 लोग आपने निकाले हैं क्योंकि आपने ये तफ्सील बनाई कि हमारे दोषी हैं, निर्दोष हैं, तो आपके ऊपर भी ये तफ्सील बनाना है कि आप इनको लेके आओ कि भाई ये हमें अपनी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये मिला है कि ये लोग दोषी हैं, इनको गिरफ्तार करने का काम करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसके लिए हमारा लगभग मशवरा तय हो चुका है। बुजुर्ग बताएंगे कि हम प्रशासन को एक टाइम देंगे 7 दिन का या 10 दिन का। अगर प्रशासन इस समय में अपना काम नहीं करता है, कार्रवाई पूरी नहीं करता है, तो हम लोग एक तारीख रखेंगे और इतनी बड़ी महापंचायत होगी कि आपको जहाँ देखोगे वहाँ पे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हम लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग मजलूम के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग हत्यारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और मजलूम के लिए लड़ना वो एक सवाब का काम है। मजलूम के लिए लड़ना संविधान को, उसकी परिपाटी को ऊंचा उठाने का काम है। हम लोग हत्यारों के लिए नहीं लड़ रहे। जिस तरह वो लोग एक प्रायोजित तरीके से हत्यारों के लिए लड़ते हैं, उनके लिए हेड स्पीच होती है और वो एक कौम को टारगेट करते हैं। तो हम ये भी मांग करते हैं कि जिन्होंने हेड स्पीच दी उनके खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज हो। हालांकि हमने कानूनी तौर पे जैसे भी अपनी दरखास्त देना, थानों में दरखास्त लगाई, एप्लीकेशन लगाई, लीगल नोटिस भेजे, वो कार्रवाई अगर हम लोग एक तय कर रहे हैं टाइम, बुजुर्ग बता देंगे। अगर उतने टाइम में नहीं होती तो यहाँ पर बड़ी पंचायत होगी और इतनी बड़ी पंचायत होगी कि प्रशासन के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा और उसका सिर्फ जिम्मेदार प्रशासन होगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मेहमानों को बोला था मैं जान से वहीं चले जाऊँ। बैठ जाइए सर, जब बोल दीजिए बोल देना। चुप हो जाओ भाई, चुप भाई। सटेट भाई वीडियो शेयर करते रहो। अरे सीढ़ा होके बैठ जाओ, अल्लाह ने बारिश होगी, बैठ जाओ अकेले लड़ रहे हो तुम। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ भाई। सर भाई वीडियो शेयर करो। 5 मिनट और बैठ जाएं आप। 12 बज गए, 1 घंटा आधे घंटा में। बुजुर्गों और भाइयों, मैं दिल्ली से आया हूँ और एक पार्टी है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, उसका नेशनल प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी का मेंबर। मुझे ये इत्तला मिली थी कि कल इन लोगों ने जिन लोगों को पकड़ा है उनमें से 4 लोगों को कल उन्होंने छोड़ दिया है। 3-4 दिन। तो हमें ये तकलीफ हुई थी और हमने ये सोचा कि हम जाके पर्सनली मालूमात करें लोगों से कि क्या सूरत हाल है, और अगर सूरत हाल ऐसी है कि जो लोग दोषी हैं, जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है, उनके खिलाफ भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो उसके लिए फिर हमें ये देखना है कि हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। और हम बुनियादी तौर पे ये बताने आए हैं कि हम आपके साथ कोई भी परेशानी आती है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अरे कहाँ जा रहे हो, ठीक है लड़ाओ, कहाँ जा रहे हो, अरे बैठ जाओ, बैठ जा रहा। बैठो बैठो। अरे कहाँ जा रहे हो, तो खुदा का बंदो, सभी यहीं जाना है। अरे सब यहीं शेयर करो भाई, ज्यादा ज्यादा वीडियो, ठीक है ना भाई, सब ज्यादा शेयर करो। बैठो 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 बैठो, सबको यही जाना है, सबको यही जाना है। यहाँ इस पंचायत को बिगाड़ने के लिए कुछ भी साबित करने आ रहे हैं पुलिस वाले। अरे हमारे लिए ये लोग चलिए आगे जाओ। एक बार ताले स्वागत करते मेहमानों को, ताले साथ। सारे दोस्त वीडियो को शेयर करते रहे बरोबर और ध्यान से सुने। जो बात हो रही है बिल्कुल आसिफ भाई के हक के लिए और इंसाफ के लिए हो रही है, ठीक है ना। सारे दोस्त बराबर से वीडियो को बराबर शेयर करते रहो। बैठ जाओ नीचे।
भाई आप सब, अरे भाई बैठ जाओ यार, भाई आप सबको हमारे भीम आर्मी हमारे यहाँ पहुँच चुकी है और अभी हमारे के अड़ोस पड़ोस गांव से बच्चे ही नहीं पहुँच पा रहे हैं, कितने दूर दूर से। आर्मी सेना है। हाँ। कल हमने उनको पर्सनली फोन पे इनके राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता है पलवल से, जिला अध्यक्ष है, हमने इनको बुलाने का काम करा है। आप इन लोगों का तालियां बजा के स्वागत करें। और दूसरे मैं आपको एक चीज अवगत करा देता हूं कि JNU यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर है। वहाँ पे हमारे भाई थे उमर खालिद, ये उनके वालिद साहब हैं, जिनके ऊपर आतंकवादी उग्रवादी के आरोप लगे और उन्होंने अपने नौजवान साथी और कौम के लिए आज तक लड़ाई जारी है। उनके वालिद साहब भी लड़ाई में और वो भी लड़ाई में है। तो कृपया करके आप सब इनको शांति से सुने। धन्यवाद भाई। दोस्तों साथियों, असल में इन हालात से तो हम गुजर रहे हैं वो आपके सामने है, तफसील से जाने का मौका नहीं। आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में ये जो लोग हैं RSS और BJP के लोग, इनके पास सत्ता में आने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये कि जो अंग्रेजों ने इख्तियार किया था कि लड़ाओ और हुकूमत करो, इसी तरह ये हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत पैदा करके आपस में ये राज करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि अभी इन्होंने बंगाल में भी एक खेलने की कोशिश की, बंगाल के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए, ये लड़ाई हमारी कई स्तर पर है, समाजी स्तर पर भी है और पॉलिटिकल राजनीतिक स्तर पर भी है। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि समाज के और बहुत सारे जो तबकात हैं, हिंदुओं में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन लोगों से बहुत नाराज हैं। और आप जानते हैं कि ये कोरोना काल में ये पार्टी शासन करने में पूरी तरह नाकाम है और अब ये समझती है कि हमें लोगों को इस तरह आपस में उलझाकर लड़ाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो कुछ ये कर रहे हैं उसमें ये सब उसी स्ट्रेटजी का तरीका है जो इन्होंने अख्तियार कर रखा है पूरे मुल्क में। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या सूरत हाल है, उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। तो हमें ये एक बात तो ये कि कानूनी तरीके से लड़ाई को लड़ना है आखिर तक। इसमें कोई प्रशासन पे भी दबाव बनाना है और हुकूमत पे भी दबाव बनाना है। और जो राजनीतिक तरीका है कि हम जितने भी पीसफुल तरीके हैं दबाव बनाने के, बगैर कोई नफरत का जवाब नफरत से देने के, बगैर इसके कि हम कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करें जिससे कि उनको फायदा मिले, हमें प्रशासन पे दबाव बनाना है, हमें जो है हुकूमत पे दबाव बनाना है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। नंबर 1। नंबर 2, हमारी कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये तरीका मुनासिब नहीं होगा कि हम अपने इलाकों के अंदर, जैसा कि आज भीम आर्मी के लोग यहाँ मौजूद हैं, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही बहुत सारे और लोग, सरदार जी हैं, आप जानते हैं कि CAA की जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें शाहीन बाग में पूरा पंजाब से सरदार लोगों का एक ग्रुप आया था, उन्होंने सपोर्ट किया, ईसाई लोग आए थे, उन्होंने सपोर्ट किया। तो समाज के अंदर ऐसे जितने ग्रुप्स हैं उनको साथ देने की जरूरत है ताकि हम इस पर दबाव बना सकें। ये कि ये लड़ाई हर तरह से लड़नी है, सियासी तौर पे भी लड़नी है, समाजी तौर पे भी लड़नी है और कानूनी तौर पे भी लड़नी है। और ये कोशिश करनी चाहिए कि इनका जवाब उसी रास्ते से दिया जाए जिस रास्ते से। आप जानते हैं कि सब उत्तर प्रदेश में अभी 9 महीने के बाद इंतखाब होने वाला है इलेक्शन, और ये पूरे मुल्क का माहौल इसी तरह खराब कर रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश से लगे हुए जितने इलाके हैं। ताकि ये समझते हैं कि हमारे पास में इलेक्शन जीतने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और ये कोरोना के मामले में पूरी तरह फेल हो चुके हैं। आप जानते हैं, आपको मालूम है कि क्या हाल है, तो इनकी हालात बहुत खराब है, इसलिए ये इस रास्ते से कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, हमारी पार्टी तकरीबन 11 रियासतों में काम कर रही है मुल्क के, हर जगह हम लोगों ने आपकी बात कम्युनिकेट की है और इस पे डरना जारी है। तो हमें यहाँ से आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, हम आपके साथ हैं। जो भी तरीका होगा आपकी लड़ाई का, जितने कानूनी रास्ते अख्तियार करेंगे, जितने समाजी सियासी रास्ते अख्तियार करेंगे, हम आपके साथ, यही बात कहने के लिए मैं आया हूँ। धन्यवाद। गांव किरण से हूँ, नाम कासम है। देखो बेटाओ, पहले नंबर तो यू है कि हमारा ताली बजाने को मौका नहीं है। कोई भी किसी नेता के लिए, किसी बड़े आदमी के लिए कोई ताली नहीं बजाएगा। हमारी तो
हम गम में बैठे हैं। सही बात है। ताली बजाने की अवस्था में नहीं आज। अगर हम ताली बजाने की अवस्था में होते, आज हम मतलब पुलिस शासन से हम हार पुकार करते हैं, मांग रखते हैं, हमारी किसी मांग को नहीं मानते, तो अब बता हम ताली किस लिए बजाऊं? हमारी कहाँ सुनाई हो रही है? अगर कोई भी भाई, हाँ, उसका ये तहे दिल से शुक्रिया अदा करो, कोई हमारी मदद करनी चाहता है तो। यानी आज तो हमारे गले हमें शोक भी है, अगले दिन हम इन शोक में बैठे हैं, हम कोई खुशी में नहीं आए, कोई भाई ताली नहीं बजाएगा। और रही बात यूँ पुलिस शासन की, जैसे आज हम कट्टे हुए, कल को नौजवान, अब हम अगर बुजुर्ग मशवरा करेंगे, हम बुलाएंगे, कल को ज्यादा होंगे, तब में लड़ाने के लिए उकसाएंगे। तो मतलब एक तो होती है शक्ति, तुम्हें सहन शक्ति का इस्तेमाल करना, चाहे कोई तुमको गाड़ी भी दे, किसी का सामना नहीं करना तो हमारा चलेगा। और अगर हमने ताकत का इस्तेमाल करा तो हम बुजुर्गों की भी जाएगी। बस मैं क्षमा चाहता हूँ, इतना ही बोलता हूँ। एक बोलो आप लोगों में, फिर खत्म एंड कर। एक मिनट भाई, एक एंड कर। भीम आर्मी की टीम आ चुकी है भाई हमारे बीच, और आप लोग अभी भी घरों में तुम सुकून से बैठ जाओ यार, इतने प्राण मार के भाई तो सारे दोस्त सुकून से बैठे हैं और अच्छे से ध्यान से सुने, और सारे भाई बराबर वीडियो को शेयर करते रहें प्लीज। जो भी भाई वीडियो देख रहा है, अगली बार वहाँ पंचायत, हाँ, आगे से गलती ना करना। पहले हमें संतुष्ट कर दिया जाता पोस्टों के जरिए कि भाई उस दिन मतलब पंचायत है वहाँ पे, तो सारे भाई पहुँचने की कोशिश करना, अगली बार कोई भी पंचायत रखी जाएगी। ठीक है साथियों। भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी हरियाणा माननीय धर्मवीर प्रभाल जी को, और मेरे पिता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, ये कोई पहला वाक्य नहीं है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमेशा लोगों को दबाया गया है और दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि ये लोग अपने मंच से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस देश का नाम को बार बार हिंदुस्तान के नाम से पुकारते हैं, जब इस देश का नाम है भारत। सही बात। भारत का संविधान में भी पहले पेज पे लिखा है, हम भारत के वासी, हम भारत के लोग। ये देश में आजादी के लिए अगर कुर्बानियां दी है तो किसी जाति विशेष या जाति धर्म विशेष के लोगों ने नहीं दी, या हर जाति के और हर धर्म के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं आजादी की लड़ाई में। अपना खून बहाया है, पीढ़ियों के खून बहाया है, अपना बहुत कुछ नौछावर किया है, तब जाके आजादी हासिल की है। लेकिन कुछ लोग जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, जो कुछ सालों से इस देश पर काबिज हैं, इस प्रदेश पर काबिज हैं, वो अपनी गंदी राजनीति के तहत हम लोगों का बंटवारा करना चाहते हैं। वो होने नहीं देना है। उनकी इस कोशिश को नाकाम करना ही हम लोगों का और आप लोगों का काम है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन भाई चंद्रशेखर के आदेश के अनुसार जहां कहीं भी किसी गरीब पे, मजलूम पे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जहां भी अन्याय अत्याचार होगा वहां भीम आर्मी खड़ी मिलेगी। जैसा कि भाई आसिफ की यहाँ पर बहुत दरिंदगी से हत्या की गई, ये बहुत निंदनीय ही नहीं है, असहनीय भी है। और उसके बाद आ जाए सेकंड हादसा तो हुआ ही, उसके बाद तमाम संगठन इकट्ठे होकर के महापंचायतें करते हैं और यहाँ पर विशेष जाति के और धर्म के लोगों को इस देश से भगाने की बात करते हैं, उनको चेताने की बात भी करते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। भीम आर्मी खड़ी है, जहां आप इस तरह की हरकतें करेंगे वहां भीम आर्मी का कार्यकर्ता अपनी जान देने के लिए तैयार रहेगा। दूसरी बात, जो ये 4-5 मेरे संज्ञान में आया था, डॉक्टर हनीफ जी, उनका फोन गया था मेरे पास आज से 4-5 दिन पहले कि जो आरोपी 8 या 10 पकड़े गए थे, उनमें से पुलिस ने कोर्ट में एक मजमून दे करके कि ये लोग निरपराधी हैं, ये इस हत्याकांड में शामिल नहीं है, और कोर्ट के द्वारा उनसे जेल से रिहा करवा दिया गया। ये पुलिस शासन प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है। कहीं न कहीं हमारी कमजोरियां रही हैं, या तो हम कोर्ट में अपना वकील खड़ा नहीं कर पाए, अगर ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहे, चालू कर लो ना, अगर ऐसे ही इस लड़ाई को कमजोर तरीके से लड़ते रहे, ऑन कर ले वहीं से, तो हम असफल हो जाएंगे। और ये लोग जो हम लोग को बांटना चाहते हैं इस देश के अंदर, वो अपना मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। तो साथियों, अगर मेरा मशवरा तो साथ में ये भी है, जहां भी आंदोलन की जरूरत पड़ती है,
आपके क्षेत्र में ही नहीं, पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां कहेंगे, हर तहसील पे, हर जिला कार्यालय पे, उपायुक्त कार्यालय पे हम धरना प्रदर्शन भी करना जानते हैं। अगर इसी तरह से ये अपराधियों को छोड़ेंगे, जेल से रिहा करवाएंगे, तो ये कानून का सम्मान नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन अगर हमारी शांति में भी आप भंग डालेंगे तो हमें दूसरे रास्ते भी आते हैं साथियों। मैं शासन प्रशासन से एक मांग करूंगा और मैं तो चाहूंगा कि जो मेरा मशवरा है इसमें सीबीआई की जांच डाली जाए और सीबीआई इसकी जांच करे। उससे पहले कोई भी अपराधी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। जो छोड़े गए हैं वो वापस दोबारा से जेल के अंदर जाने चाहिए। उससे पहले ये कोर्ट का मसला है, पुलिस नहीं है, जज नहीं है। पुलिस का काम है जिन लोगों के, क्योंकि वहां पर आसिफ के साथ शायद एक मौजूद गवाह भी थे, उनके भाई थे, शायद चाचा वगैरह के लड़के थे, वो साथ में थे। उन्होंने ही ये एफआईआर में नाम लिखवाए। जिनको वो पहचानते, जिनको नहीं पहचानते थे, वो लोग अभी अरेस्ट ही नहीं हुए हैं। लेकिन जिनको पहचान के मुकदमा दर्ज करवाया गया, पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते और उन लोगों को बाहर निकाला है जेल से। ये बर्दाश्त से बाहर है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। इसके लिए हम सीबीआई की जांच की मांग करेंगे। डीसी के मार्फत, सीएम के बाद जहां आप कहोगे भीम आर्मी खड़ी मिलेगी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग हैं और मैं अपना बाकी समय बचा हुआ आप लोगों को दूंगा, अपने राष्ट्रवादी जी को दूंगा। जय भीम, जय भारत। भाई मत बोले कोई भी। फटी जाएगी टेम्परेचर ज्यादा। हम ही को सारे भाई कातिल बराबर दुनिया शेयर करें। हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अजीज साथियों, ये बहुत दुख का विषय है कि हमारा एक नौजवान जाबाज आसिफ, जिसका कत्ल किया गया, जिसके कत्ल के लिए पूरे हिंदुस्तान से आवाजें उठती रहीं कि इनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। एक मजलूम को कत्ल किया गया है। लेकिन अफसोस होता है इस गोडसेवादी सरकार पर, इसकी मानसिकता पर, जिसके अंदर इस कदर जहर भरा हुआ है कि वो चाहते हैं कि देश के अंदर हिंसक हवाएं चले, जो देश में न सुख चाहते हैं न शांति चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो एक बच्ची का जब बलात्कार होता है तो बलात्कारियों के फेवर में ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ये वो लोग हैं जो पूरे मुल्क की फजा को जहरालूद करते हैं। ये वो लोग हैं जो गुनहगारों को तो सिक्योरिटी देते हैं और बेगुनाहों को जेलों के अंदर डालते हैं। जब ये साबित हो गया कि ये कातिल हैं तो उन्हीं कातिलों को रिहा कर दिया गया और जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर उनको धमकियां दी जा रही हैं। ये पूरे देश के अंदर हुकूमत करने में नाकाम हैं। आज पूरे देश के अंदर जो मौतें हो रही हैं ये उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए जिस तरह से मुल्क के अंदर दंगे करवाते रहे हैं, लिंचिंग करवाते रहे हैं, उसी तरीके से ये आगे और माहौल को खराब करना चाहते हैं। अजीज साथियों, बुजुर्गों, आपसे मेरी गुजारिश है कि जब आप किसी भी काम के लिए अपने भाई को इंसाफ, अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं तो आपके अंदर मजबूती होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से आवाज पर पीछे मुड़कर चले जाएंगे, उठकर चले जाएंगे, तो आप ये मान लीजिए कि लड़ाई कमजोर होगी। लड़ाई के लिए इस्तेहकाम की जरूरत है, मजबूती की जरूरत है। तो आप लोग मजबूती से बैठिए। आप गांधीवादी लोग हैं, आप आवाज उठाने वाले लोग हैं, आप हिंसा करने वाले लोग नहीं हैं। जब गांधी जी ने आंदोलन करके, जब अंबेडकर जी ने आंदोलन करके, जब मौलाना आजाद ने आंदोलन करके इस देश को आजाद कराया है, तो आपको भी इसी तरीके से आवाज उठानी है। इस
पहले प्रशासन के कानों में अपनी बातें डालनी है। अगर आप मजबूती से इस पर खड़े रहे तो आप यकीन मानिए कि आप अपने भाई को इंसाफ दिला पाएंगे। बस मैं अब आगे नहीं, बस इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग इस्तेकाम के साथ, मजबूती के साथ, सब्र के साथ अपने काम में डटे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं दर के लिए है मीडिया का माइक। मैं आसिफ का भाई शौकत अली, गांव खेड़ा खलीलपुर से। मैं पुलिस प्रशासन से एक मांग करता हूं, मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं, जो आरोपियों ये 4 छोड़े हैं, ये किस विनय पे छोड़े हैं, क्यों छोड़ा गया इनको, जबकि FIR में इनका नाम दर्ज है। हमारे भाई राशिद ने इनको पहचाना है और वो बरकरार गवाह है। और मैं हरियाणा सरकार से चाहता हूं हमें न्याय मिले, न्याय की हम मांग करते हैं इसमें, और न्याय हमें चाहिए, क्योंकि मॉब ब्लीचिंग में हरियाणा सरकार ने आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है जिससे ये मॉब ब्लीचिंग रुक सके। मैं हरियाणा सरकार से मांग करना चाहता हूं, इसमें मॉब ब्लीचिंग के लिए रोक करी जावे और हमें इंसाफ दिलाया जावे। और हरियाणा पुलिस से मैं चाहता हूं, पुलिस अधिकारियों से चाहता हूं, जो आरोपी हैं इसमें, जो इसने छोड़े हैं ये 4 या और अन्य भी हैं, सबको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जावे और हमें वे जल्दी से जल्दी अरेस्ट चाहिए। हमने 7 दिन का इसमें टाइम लिया है मशवरा करके, जिसमें हमने 7 दिन लिया है। 7 दिन के बाद हम इसमें बहुत बड़ी महापंचायतें करेंगे और कानून से अपनी बातें मनवा के रहेंगे। मैं अपनी बात तो अब ये तय हुआ है कि जिन लोगों को छोड़ा गया है और जो बाकी मुलजिम में नामजद भी हैं और अन्य में भी हैं, उनको पुलिस प्रशासन पकड़े। 7 दिन का पुलिस प्रशासन को टाइम है। अगर ऐसा नहीं करते एक तारीख तय करके बड़ी महापंचायत करी जाएगी। ये फाइनल हो गया है और कुछ 15-20 लोग अभी यहाँ से जाके SP साहब से मिलेंगे। ज्ञापन दिया जाए। बैठ जाओ, बैठ जाए थोड़ा सा। सारे साथी वीडियो को शेयर करते रहें बराबर। माइक दे देना जी, इधर मूव हो जाना जी, माइक ले लेना, मूव हो जाना इधर। माइक दे दो जरा, न्यूज वाला उन्हीं को दे दो, न्यूज वाला थोड़ा शांति रखें। समाज, बुजुर्ग, नौजवान साथी और इस क्षेत्र की दूर दूर से आए सभी सरकारी भाई, भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई विजय कृष्ण जी, प्रदेश कमेटी से भाई सुनील कबीर पंथी जी, और मेरे साथ आए जिला पलवल, फरीदाबाद और गुड़गांव के जिला अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीगण, आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय भीम, जय भारत। साथियों, कल मुझे तौफीक भाई का संदेश मिला कि जो जघन्य कांड हुआ, भाई आसिफ हत्याकांड, उसके बारे में विचार गोष्ठी है और उसमें आगे की रणनीति के बारे में बात करनी है। तो हमें भी इसका मैसेज दिया कि आप भी यहाँ आए। और साथियों, इसी सिलसिले में हमने अपने सभी साथियों से बात की कि ये दुख की घड़ी है और जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय में हम आसिफ भाई के परिवार के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और जो भी हमारे साथी इस मुहिम में लगे हुए हैं, आप सभी को हम पहले भी वहाँ गांव में जाकर के विश्वास दिलाए थे कि जिस तरह की से भी संभव हो सकेगा, हम बिल्कुल हर तरह की मदद करने के लिए आपके तैयार हैं और उसी कड़ी में अभी भी आपके बीच में। साथियों, इस देश में अभी हमारे भाई जी ने बताया, जिनके सपुत्र JNU यूनिवर्सिटी में थे, कि इस देश में अत्याचार की इंतहा हो गई है। ना कोई
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बचा है इनके चंगुल से, ना ही कोई सरकारी विभाग बचा है, ना ही कोई भी ऐसा जाति या धर्म बचा है जिसके प्रति इनकी सोच सही हो और इन्होंने उन लोगों के साथ गलत ना किया हो। क्योंकि साथियों, जब इनके ऊपर बात आती है तो सारे के सारे ये लोग 1 मिनट में कानून की परिभाषा ही बदल लेते हैं। अभी हमारे भाई जी ने बताया कि अन्याय करने वालों को, गुनाह करने वालों को पनाह देते हैं। ये अत्याचारी बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा रैली निकालते हैं, बलात्कारियों के पक्ष में महापंचायत करते हैं, मर्डर करने वाले, जो हत्या करने वाले लोग हैं उनके बारे में आंदोलन करते हैं। तो आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि आज देश किस कगार पर खड़ा है। परंतु साथियों, मैं इसके लिए भी आपका शुक्रगुजार हूं कि आप जो है, आप केवल एक अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, बल्कि इस देश में होने वाले जो भेदभाव है, जो अन्याय है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसलिए मैं अपने युवा साथियों को भी विशेष तौर पर यह बात कहना चाहता हूं साथियों, कि जो कौम, जिस कौम के युवा अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार के लिए खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, वो समझो कि कौम गूंगी हो जाती है। और जो आवाज नहीं उठाते अन्याय के खिलाफ, उन्हें फिर लाशें ही उठानी पड़ती है। तो इसलिए साथियों, आप बिल्कुल निर्भीक होकर के इस लड़ाई को लड़ें और बिल्कुल किसी से, क्योंकि आप सही है फुल हो भाई और सही के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसी से डरने की भी जरूरत नहीं। हाईवे पढ़ो फोन को भाइयों, मैं ऑफलाइन हो रहा हूं। सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और जो सारे पहले भाई थी शेयर वो आज करते नहीं है, और जो हैं। आज है वो दूसरी कल बात नहीं ये, रहेगी। अगली कोई महापंचायत का और जो यहाँ पहले संतुष्ट करा दिया अधिकारीगण जाए तो जरूर या पहुंचना। CID के भी लोग बड़ी होंगे, पंचायत में, बिल्कुल ठीक है ना, खबर ऐसा ले रहे नहीं होंगे, रहना घर में बैठ वो इस बात जरूर पहुंचा